हेलो एवरीवन। आज हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स पढ़ेंगे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए, और यूजीसी नेट के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और गेट के एग्ज़ाम के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। पहले हम देखेंगे कि हम आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले देखते हैं कि कंटेंट्स क्या हैं। कंटेंट्स हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, देन मोड्स ऑफ ऑपरेशंस, कौन कौन से मोड्स में ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ऑपरेट किया जा सकता है, और तीसरा पॉइंट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल एंड प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स को ही शॉर्ट में ओपैम्प्स भी बोलते हैं। तो शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में। कुछ बेसिक पॉइंट्स हम देखते हैं। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आप लोगों को कुछ ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी के फॉर्म में दिखाया गया है, और एक डायग्राम भी दिखाया गया है जिसमें इनपुट और आउटपुट दिखाया गया है, और साथ में वोल्टेजेस दिखाए गए हैं। खैर वो हम देखेंगे बाद में। अभी हम ये देखते हैं कि पॉइंट्स क्या हैं। तो पहला पॉइंट है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज़ अवेलेबल एज एन इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, यानी मार्केट में जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर अवेलेबल है कमर्शियली, वो एक आईसी के फॉर्म में अवेलेबल है। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। सेकेंड है फैब्रिकेटेड विथ वीएलएसआई बाय यूजिंग इपीटेक्शियल मेथड। जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसको वीएलएसआई टेक्नोलॉजी से इपीटेक्शियल मेथड से बनाया जाता है। इपीटेक्शियल मेथड क्या होती है वो तीसरे पॉइंट में बताया है कि इपीटेक्शियल मेथड में पूरी आईसी को, पूरे इंटीग्रेटेड सर्किट को सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन पे बनाया जाता है। फोर्थ पॉइंट है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ओरिजिनली इन्वेंट किया गया था मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, इसीलिए इसको ये नाम दिया गया था ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आगे बढ़ते हैं। तो जो यहाँ पहला पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होते हैं वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कई सारी एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है कि किसी भी डिवाइस के बारे में पूछा जाता है कि ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है या करंट कंट्रोल डिवाइस है। तो यहाँ ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। सेकंड पॉइंट है कि नेग्लिजिबल इंटरनल पावर कंजम्पशन। ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स में नेग्लिजिबल पावर कंजम्पशन होता है। ऐसा क्यों होता है वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। ये एक लीनियर एनालॉग आईसी है। लीनियर का मतलब है कि जिस पे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई किया जा सके। ये फोर्थ पॉइंट में बताया है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज़ अ लीनियर एनालॉग आईसी एंड लीनियर इन द सेंस दैट वी कैन अप्लाई सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। इनपुट सिग्नल क्या क्या हो सकते हैं? तो इनपुट सिग्नल डीसी सिग्नल भी हो सकता है, साइन वेव भी हो सकती है, स्क्वायर वेव हो सकती है, या ट्रेंगुलर वेव हो सकती है। अब आगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि द फर्स्ट इंटरनल स्टेज इज़ इमीटर कपल्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर कई स्टेजेस में बनाया जाता है, कई स्टेजेस में होता है। तो पहली स्टेज होती है इमीटर कपल्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर। जो लास्ट है वो है बफर या बफर एम्पलीफायर। जो पॉपुलरली यूज्ड ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो है IC741। हर एक आईसी का एक अपना पर्टिकुलर नंबर होता है। तो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है या जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है IC741 के फॉर्म में। जो IC741 है उसमें मैक्सिमम पावर सप्लाई जो दी जा सकती है वो है ±15 वोल्ट। हर एक आईसी अपने सारे स्पेसिफिकेशन के साथ अवेलेबल होती है। तो यहाँ जो पावर स्पेसिफिकेशन है वो है ±15 वोल्ट। लास्ट पॉइंट है कि द लास्ट इंटरनल स्टेज इज़ क्लास AB पुश पुल पावर एम्पलीफायर। जो लास्ट स्टेज है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वो है क्लास AB पुश पुल पावर एम्पलीफायर। अब ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये दो तरीके के आउटपुट्स के साथ अवेलेबल हो सकता है, जैसी भी रिक्वायरमेंट है। पहला है सिंगल एंडेड ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ एक ही आउटपुट है। और दूसरा है डबल एंडेड ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जैसा कि नीचे वाले डायग्राम में हमको दिख रहा है।
तो जो सिंगल एंडेड ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसमें एक ही आउटपुट टर्मिनल होता है, जबकि डबल एंडेड ऑपरेशनल एम्पलीफायर में दो आउटपुट टर्मिनल होते हैं, दोनों पर इक्वल और अपोजिट वोल्टेजेस होते हैं। आगे बढ़ते हैं मोड्स ऑफ ऑपरेशन की तरफ कि किस तरीके से कौन कौन से मोड्स में ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स को ऑपरेट किया जाता है। तो यहाँ देखते हैं हम कि 3 मोड्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले तो हम जो लेफ़्ट साइड में डायग्राम दिया है उसको देख लेते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो यहाँ दिखाया गया है इसमें 2 इनपुट्स हैं, एक में प्लस साइन लगा है जिसका नाम है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, जहाँ माइनस साइन है उसको कहते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल। VO वोल्टेज आउटपुट है, यानी वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट है, प्लस VCC और माइनस VCC पावर सप्लाई है। तो पहला मोड जो है ऑपरेशन का उसको हमने लिया है इन्वर्टिंग मोड। इन्वर्टिंग पहले हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये पॉपुलरली यूज्ड मोड है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, अक्सर यही मोड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि माइनस साइन जहाँ लगा है इनपुट में ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, ये जो ट्रेंगुलर फॉर्म में ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है ये है सिंबल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। इसमें 2 इनपुट्स हैं, तो यहाँ ऊपर माइनस साइन लगा है, वहीं हमने एक इनपुट सिग्नल दिया है, एक साइन वेव है, और आउटपुट में आप देखेंगे कि यही साइन वेव आपको एम्पलीफाइड फॉर्म में दिख रही है, पर इसका जो फेज़ है वो बदल गया है। जो इनपुट में हमने साइन वेव दी थी उससे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिला है हमें आउटपुट में। ऐसा तब होता है जब हम इनपुट को इन्वर्टिंग टर्मिनल पे देते हैं। दूसरा टर्मिनल जो आप देखेंगे जहाँ प्लस साइन लगा है पहले ही पॉइंट में, वहाँ जो प्लस साइन है उसको हमने ग्राउंड कर दिया, वहाँ हमने कोई इनपुट नहीं दिया है। तो इस तरीके से जब आप ऑपरेट करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर को तो ये कहलाएगा उसका इन्वर्टिंग मोड। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। तो दूसरे डायग्राम में हम देखेंगे कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है तो इनपुट में जहाँ प्लस सिंबल लगा है, जो उसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, वहाँ हमने इनपुट दिया है। तो और जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है जहाँ माइनस साइन है उसको हमने ग्राउंड कर दिया है। यहाँ देखेंगे कि जो आउटपुट है वो एम्पलीफाइड फॉर्म में मिल रहा है और उसी फेज़ में मिल रहा है जिस फेज़ में वो दिया गया था, यानी जो फेज़ शिफ्ट है वो 0 डिग्री का है, यहाँ कोई फेज़ शिफ्ट नहीं होगा, इसीलिए इसको नॉन इन्वर्टिंग मोड कहा जाता है। एक तीसरा मोड है जहाँ पे दोनों इनपुट दिए जाते हैं, यानी इन्वर्टिंग मोड पे भी और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर भी इनपुट दिया जाता है। यहाँ हमने 2 इनपुट दिए हैं, V1 और V2। तो आउटपुट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा V2 माइनस V1। इस मोड को कहते हैं डिफरेंशियल मोड। तो जो डिफरेंशियल मोड है उसको डिफरेंशियल एम्पलीफायर में और सबस्ट्रक्टर सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 3 थे मोड्स ऑफ ऑपरेशन की ऑपरेशनल एम्पलीफायर को किन किन मोड्स में ऑपरेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल एंड प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये सभी प्रॉपर्टीज़ डायरेक्टली किसी न किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जा सकती हैं, तो ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी है इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस हम ZI या RI से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ हमने RI से रिप्रेजेंट किया है। तो पहले कॉलम में हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में बात की जा रही है। सेकंड कॉलम में हम देखेंगे कि आइडियल OP-एम्प के लिए वो प्रॉपर्टी क्या होती है, और थर्ड कॉलम में देखेंगे कि प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए वो प्रॉपर्टी क्या होती है। तो पहला जो प्रॉपर्टी है वो है इनपुट इम्पीडेंस RI। तो आइडियल OP-एम्प के लिए जो इनपुट इम्पीडेंस है वो इनफाइनाइट होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा होना ही चाहिए, आइडियली वो इनफाइनाइट होता है। और प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए जो इनपुट इम्पीडेंस है वो होता है 10⁶ ओम या फिर 1 मेगा ओम, काफ़ी ज़्यादा होता है। सेकंड है आउटपुट इम्पीडेंस RO या ZO भी बोल सकते हैं। तो आइडियल OP-एम्प के लिए जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो 0 होता है, और प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो 10 ओम टू 100 ओम होता है, यानी बहुत कम होता है और कम होना भी चाहिए। अब बात करते हैं गेन की। तो जो गेन का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी आपने क्या इनपुट दिया था उसके बदले आपको क्या आउटपुट मिला, तो ये दोनों का रेशो है, यानी आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज का रेशो गेन कहलाता है।
तो गेन आइडियल ओप एम्प के लिए इनफाइनाइट होता है, वहीं प्रैक्टिकल ओप एम्प के लिए ये होता है -10⁶। यहाँ माइनस इसलिए बोला गया है क्योंकि ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ में दिखाया गया है। यदि ये फेज शिफ्ट नहीं होगा तो ये वैल्यू होगी 10⁶। बैंडविड्थ, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो बैंडविड्थ है वो इनफाइनाइट होती है, जबकि प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बैंडविड्थ होती है 1 मेगाहर्ट्ज़ या 10⁶ हर्ट्ज़। नेक्स्ट पॉइंट है CMRR। CMRR का मतलब होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए इनफाइनाइट होता है, जबकि प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए होता है 10⁶ या 120 dm। नेक्स्ट पॉइंट है स्लीव रेट। स्लीव रेट आइडियल ओप एम्प के लिए होता है इनफाइनाइट, जबकि प्रैक्टिकल ओप एम्प के लिए होता है 80 वोल्ट पर 1 माइक्रोसेकेंड। नेक्स्ट इज़ ऑफसेट वोल्टेज। तो ऑफसेट वोल्टेज आइडियल ओप एम्प के लिए 0 होता है, जबकि प्रैक्टिकल ओप एम्प के लिए नेग्लिजिबल होता है। देन ऑफसेट करंट। ऑफसेट करंट आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए 0, जबकि प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए नेग्लिजिबल होता है। यहाँ लास्ट में एक पॉइंट रेड कलर से इसलिए लिखा गया है क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ बोला गया है कि FET इनपुट रेजिस्टेंस इज़ ग्रेटर देन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इनपुट रेजिस्टेंस। तो इसको हम आगे देखते हैं। देखिए फिर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट है कि इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज़ लेस व्हेन कंपेयर टू FET, यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर से ज़्यादा होता है। सेकेंड पॉइंट है ओपन लूप गेन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज़ वेरी लार्ज and therefore frequency stability is less. To compensate this, a small amount of negative feedback is provided so that the gain is reduced and frequency stability increases. इसका मतलब ये हुआ कि जो ओपन लूप गेन है किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वो ज़्यादा होता है, पर गेन ज़्यादा होने से इसकी जो फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी है वो कम होती है। इस फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम कुछ पोर्शन आउटपुट से लेके वापस इनपुट में देते हैं नेगेटिव फीडबैक के फॉर्म में। इस वजह से क्या होता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन थोड़ा सा कम होता है पर उसकी फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। अब ये फीडबैक किस तरीके से दिया जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक क्या होते हैं, ये हम फीडबैक वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोज्ड लूप गेन इज़ ऑलवेज लेस देन ओपन लूप गेन। जो क्लोज्ड लूप गेन है यानी जब हम फीडबैक दे चुके ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, उस फीडबैक एम्पलीफायर का जो गेन होगा वो हमेशा ओपन लूप से कम होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन प्रैक्टिकल ओप एम्प गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। जो प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसमें गेन और बैंडविड्थ का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका मतलब यदि गेन बढ़ेगा तो बैंडविड्थ कम होगी और बैंडविड्थ यदि बढ़ेगी तो गेन कम होगा। तो क्लोज्ड लूप बैंडविड्थ इज़ ग्रेटर देन ओपन लूप बैंडविड्थ। बैंडविड्थ यहाँ क्यों बढ़ गई क्लोज्ड लूप में? क्योंकि इसका गेन कम हो गया। अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि क्लोज्ड लूप जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसका गेन कम हो गया, इसलिए उसकी बैंडविड्थ बढ़ गई। थर्ड पॉइंट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर आर जनरली ऑपरेटेड इन क्लोज्ड लूप। जनरली इसको क्लोज्ड लूप में ही ऑपरेट किया जाता है ताकि हमको फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी मिल सके। जब ओपन लूप मोड में ऑपरेट किया जाता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर को तो वो एज अ कंपेरेटर यूज़ किया जाता है। तो ये था पूरा टॉपिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़े। ये स्लाइड्स आपको नोट्स की तरह भी इस्तेमाल में आप ले सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप वीडियो रोककर नोट्स बना लीजिए या इन स्लाइड्स का इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिए। यही आपके नोट्स हैं और ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू।